ज़िंदगी भी महसूस हो रही होती है कि ज़ाहिर है ये डॉक्टर्स की तरफ से ही इश्तिहार आते हैं, ये बिल्कुल एक पॉसिबल है। डॉक्टर्स की तरफ से इश्तिहार आते हैं? इट इज़ पॉसिबल एक्चुअली कि सेक्स सिलेक्शन के जैसे आम ज़बान में जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसमें आप बच्चे की सेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है और ख़ास तौर पे उन हजरात और ख़वातीन में जिनमें के बच्चा ना हो रहा हो और हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी की ऑफ़र करें, उसमें आप सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि लड़का है या लड़की है हम सेलेक्ट करके दे देंगे या आप जो चाहते हैं मिलेगा, वो बहुत ही अनएथिकल है। ये पॉसिबल है लेकिन अनएथिकल है। अब कोई और इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं बायो इंजीनियरिंग से कि आप उसका आई कलर, उसका हेयर कलर, उसका स्किन कलर और ये सारी चीज़ें ऑल्टर कर सकते हैं। इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक कॉल है, पहले वो अटेंड करते हैं फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आतिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आतिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं? सब बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि 1 साल पहले मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था जिसमें उनकी ना एक ट्यूब निकाल दी गई थी, वो इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रॉब्लम नहीं है, आइंदा भी प्रेगनेंसी होती रहेगी, लेकिन उस वक्त से प्रेगनेंसी हो नहीं रही। अच्छा, तो ठीक है। बाद में चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये 50-50 चांसेस हैं, मे भी हो जाए मे भी ना भी हो। अच्छा, तो इस बारे में पूछना चाह रहा था। आपके पहले बच्चे हैं? एक बेबी हुआ था जिसकी डिलीवरी की 2-3 दिन बाद डेथ हो गई थी। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर साहब को कुछ पूछना चाहेंगे? जी, वो जो ट्यूब निकाली गई थी वो उसमें प्रेगनेंसी थी या इन्फेक्शन की वजह से निकाली गई थी? वो प्रेगनेंसी ट्यूब में चली गई थी जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी वहाँ पे फट गई थी। जी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत परेशान भी होंगे। और देखिए भाई, बात ये है कि जब आपको बिल्कुल सही कहा है कि एक ट्यूब जब निकाल दी जाती है तो प्रेगनेंसी के चांस तो हैं, लेकिन 50-50 नॉर्मली आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 ओवरीज और 1 यूट्रस। जब एक ट्यूब निकाल दी गई तो एक ट्यूब रह जाती है और उसमें फिर ज़ाहिर प्रेगनेंसी का चांस कम होकर 50% हो जाता है। अब मैं यही पूछना चाह रही थी, अब उन्होंने अच्छा हुआ बता दें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन की वजह से निकाली जाती तो फिर दूसरी ट्यूब के ब्लॉक होने का अंदेशा था कि दूसरे में भी इन्फेक्शन हो गया और दूसरी ब्लॉक हो। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से निकाली गई है ट्यूब, तो दूसरी ट्यूब मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला पेटेंट होगी, ओपन होगी। इसके लिए पूरी ट्यूब क्यों निकालते हैं डॉक्टर साहब? खाली वो प्रेगनेंसी का पार्ट क्यों नहीं इवैक्यूएट कर लेते? पार्शियली निकाली जा सकती है और फिर उसके बाद अब ये तो जो ऑपरेटिव नोट्स होंगे उसी में पता चलेगा कि पार्शियल सेल्फ इंजेक्टमी या पार्शियल ट्यूब निकाली गई थी या पूरी ट्यूब निकाल दी गई थी। कभी कभार वो रप्चर हो जाती है और वो बर्स्ट हो जाती है ट्यूब, तो फिर वो पूरी की पूरी जो है वो निकालनी पड़ती है। हाँ, डेफिनेटली निकालनी। अब ये देखना चाहिए कि इनकी जो दूसरी ट्यूब जो रह गई है वो पेटेंट है या नहीं है। उसके लिए इनको एक टेस्ट करवाना पड़ेगा, हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम या लेप्रोस्कोपिक डाई टेस्ट, और उससे पता चल जाएगा कि दूसरी ट्यूब अगर इंटैक्ट है तो फिर इनको ट्रीटमेंट दी जा सकती है और इंशाल्लाह ताला प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ओके, ऑलराइट। तो मतलब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद रखें और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। खाली ये कह के सुन के आ जाना कि 50-50 चांस है और फिर मायूस हो जाना, इसका मैं मशवरा नहीं दूंगी। आप इनका इन्वेस्टिगेशन कराएं, ख़ास तौर पे ये देखने के लिए कि दूसरी ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट करवाएं। अच्छा, ये तो होता है ना कि अगर एक ट्यूब निकाल दे तो हाँ, चांसेस जो 100% थे प्रेगनेंसी के 50% पे हो जाते हैं, लेकिन 50% भी एक बहुत बड़ा चांस है। आप ये देखिए ना कि हाफ ग्लास फुल है या आधा है। हाँ ठीक है, मतलब आपके पास चांसेस तो है। ये मत सोचिए कि 50% चांस है कि नहीं होगा, ये सोचिए कि 50% चांस है कि होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, कल वैसे मैं एक बड़ी मज़े की बात सुन रही थी और वो ये था कि इंसान जो सोच के निकलता है ना अपने लिए, उसको उस दिन सारा दिन जो है उसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। मगर अगर आप सुबह शीशे में अपने आप को देखेंगे, आज मैं मोटा लग रहा हूँ, तो आप बाहर स्टेप करेंगे और फिर हर कोई आपको कहेगा आज तो मोटे लग रहे हो, आज तो मोटे लग रहे हो। इट्स द वे यू थिंक। जो आप सोचते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं, जो आप अपने लिए परसीव करते हैं। जब आप ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं तो हर कोई आपको फॉर अ राइड लेना शुरू कर देता है।
एग्जैक्टली क्या बात है डॉक्टर साहिबा, तो फिलोसफर भी हैं साथ साथ, बुक्स पढ़ती हूँ। बुक्स पढ़ती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कमिंग बैक टू द ये वाला बुक का टॉपिक, वो ये है कि हम अच्छी प्रेगनेंसी बात करें। अब थोड़ी सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, इनिशियल जो 3 महीने होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं, क्यों होते हैं, और इन 3 महीनों में खातून को क्या एहतियात करनी चाहिए? आखिरकार हम अपने टॉपिक पे आ ही गए। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो एक, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बीमारी नहीं है, ये एक औरत की ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है जिसको जितना हो सके वो इंजॉय करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये कहना कि ये क्या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिस तरह से बहुत सी होती हैं मरीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है या वैसे वो वीकनेस फील करती हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप इंजॉय करें, कि देखें कि आप कितनी बड़ी नेमत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है और आप माँ बनने के वो रुतबे पे फाइज हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि ये प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वॉमिटिंग की कॉम्प्लिकेशन है या बहुत ज़्यादा वीकनेस या कुछ बेहोश हो जाती हैं या वैसे बहुत वीकनेस फील कर रही होती है, चक्कर आना शुरू होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इंसान का सिस्टम चेंज होता है हार्मोन्स की वजह से, ब्लड प्रेशर लो होता है और उस वजह से आपको वीकनेस या वर्टाइगो फील होता है। और वॉमिटिंग के लिए भी आप कोई एक जो सेफ़ दवाइयाँ हैं अगर वो लेंगी तो वॉमिटिंग्स भी कंट्रोल हो सकती हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिस तरह अभी इनका लाहौर से जिनसे आपका फ़ोन था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो जाना या हाइडेटिफॉर्म मोल यानी कि मोलर प्रेगनेंसी, ये 3 कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि हम अच्छी वाली प्रेगनेंसी की बात करें तो मैं ये बातें ना करूं तो बेहतर है। अच्छा, हम इसमें थोड़ी माँ का भी बताते हैं ना कि उसको क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन एक कॉल है, पहले वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं उस्मा बात कर रही हूँ सरगोदा से। उस्मा की रोबोटिक आवाज आ रही है हमें। उस्मा हेलो। अरे पता नहीं उनकी आवाज, खैर आई थिंक, चलो सॉरी उस्मा, दोबारा कॉल कर लीजिए। एनीवे, अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि एक खातून को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना, लाइक फॉलिक एसिड। तुम गायनी का डॉक्टर आगे हाँ, बिल्कुल नहीं माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है और ये नॉलेज मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ये नॉलेज मैं चाहती हूँ कि आम पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो, इसलिए क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हम अगर आप बहुत सी मरीज़ हमारे पास उन दिनों आती हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो क्या करना चाहिए है उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल और गुड डाइट और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल। और रुबेला वायरस वाली चीज़, रुबेला का देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि टेस्ट करवा लिया जाए तो बेहतर है, वरना उसको भूल जाएं। जब प्रेगनेंसी होती है उस वक्त करवाते हैं, उससे पहले ना करवाएं। और रुबेला वैक्सीनेशन के लिए देखिए ये शादी के वक्त MMR लगा लें, लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन फिर 3 मंथ्स प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी। अरे खैर है, अच्छा चलो सही। शादी से पहले लगा लें, बिल्कुल यंग लड़कियों को लगा लिया जाए। लड़कियों को पता ही होती है ना, उससे 3 महीने पहले आप MMR लगवा लें। हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो हम कॉमनली मशवरा देते हैं वो यही देते हैं कि फॉलिक एसिड खाएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, और अगर कोई एक्सपोजर है स्मोकिंग से या किसी और हैजर्डस चीज़ से वो उससे परहेज़ करें। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, अच्छी और ताज़ा खुराक, घर का बना हुआ खाना, दूध बिल्कुल पिए, अगर दिल चाह रहा है तो दूध पिए, और अगर दूध अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके बदले लस्सी, चीज़ या दही खाया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए दूध का मतलब ये है कि कैल्शियम, और कैल्शियम तो दही में भी उतनी है, लस्सी में भी उतनी है। सप्लीमेंट्स जो लेते हैं फूड सप्लीमेंट्स, मतलब ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप अपनी खुराक से ही उसको कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वॉमिटिंग है उसके लिए भी हम ऐसी रिकमेंडेड दवाइयाँ जो कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन जिसकी नहीं अभी तक सामने आई वो दी जा सकती हैं। और जैसे ही आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं प्लीज़ तमाम ख़वातीन को ये मशवरा दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम एक दफ़ा ज़रूर किसी भी अच्छी डॉक्टर
से रुजू करें और अपने कुछ टेस्ट करवा लिए जाएं। एक दफ़ा वो टेस्ट करवा लें, उसके बाद फिर हम खुद ही आपको 1 महीने के बाद बुलाएंगे। हमें भी जो है आपको बार बार नहीं बुलाने का वो कहा जाता, लेकिन ये कि एक दफ़ा कम अज़ कम प्रेगनेंसी जब कंफर्म करवा ली जाए सही। और अल्ट्रासाउंड के थ्रू और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं उनके थ्रू, उसके बाद 1-1 महीने या 1.5 महीने के बाद ही बुलाया जाता है। और जिस तरह मैंने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डेवलप ना, उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। अच्छा, वो खवातीन जिनकी तीसरी या चौथी प्रेगनेंसी होती है वो थोड़ी सी ना लीस्ट पुश रहती है, छोड़ो मुझे पता है डॉक्टर ने क्या करना है, क्यों जाऊँ मैं वहाँ पे, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये बहुत डेंजरस होता है। बिल्कुल सही बात है। अरे डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी हमारा सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और पोस्ट प्रेगनेंसी भी रह गया, लेकिन हम उस पर डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि ये सेगमेंट तो अगले थर्सडे फिर होगा ना जी। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनीमिया पे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।